शहर के होशियार सिंह परेड ग्राउंड में सोमवार को दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की। इन्हीं में से एक हैं नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है। इन्होंने कारगिल युद्ध के वक्त बड़ी ही बहादुरी से दुश्मन के नापाक मंसूबों को नाकाम किया था। कारगिल मौजूद टाइगर हिल पर कब्जा जमाने के लिए योगेंद्र ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से दो हाथ किए और उनकी योजनाओं की जानकारी अपने अधिकारियों तक पहुंचाई। इस दौरान योगेंद्र जख्मी भी हुए, लेकिन देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें जिंदा रखा। इसी भक्ति और प्रेम को सिटी न्यूज सलाम करता है। अपने बहादुरी के दिनों को याद करते हुए योगेंद्र सिंह यादव ने हमारे संवाददाता से बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र सिंह यादव जी, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि परमवीर चक्र उन्हें कैसे मिला, वो क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले अपने देश के नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का और ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर के जो है तमाम बुजुर्गों का, जो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में जो मुझे एक सम्मान, जो मुझे ताकत दी है, जिसकी बदौलत मैं 99 के अंदर एक उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतर सका। मुझे याद है कि आज से 16 साल पहले मैं भी इस परेड ग्राउंड से पासिंग आउट होकर के 18 ग्रेनेडियर्स में पोस्टेड हुआ था। बटालियन उस समय झंडके में काउंटर टेररिज्म के बरखिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। बटालियन की उस कार्रवाई में मैंने हिस्सा लिया और किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को, किसी भी सेना के उच्च अधिकारी को यह नहीं पता था कि वर्ष 1999 में एक कारगिल की घटना होने वाली है। मैं 5 मई को अपनी शादी करने के लिए घर छुट्टी गया हुआ था। 20 मई को जब वापस लौटा तो मुझे पता चला कि मेरी बटालियन द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी पर लड़ाई लड़ रही है। मैं अपने एक जवान होने के नाते अपने जवान साथियों के साथ उस तोलोलिंग पहाड़ी 22 दिन तक हमने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में 2 अफसर, 2 जेसीओज और 21 जवान शहीद हुए और न जाने कितने घायल हुए। इन शहादत के बाद हमारी रेजिमेंट बटालियंस को सेकंड रिजर्व रीइंफोर्समेंट के तौर पर भेजा गया और दोनों बटालियंस ने मिलकर के 12 जून 99 को तोलोलिंग पहाड़ी, जो कि द्रास सेक्टर की एक अहम पहाड़ी थी, कारगिल सेक्टर में सबसे पहली सफलता के रूप में प्राप्त करी। उसके बाद हर सेक्टर के अंदर भारतीय सेना की हर फौज की टुकड़ी ने अपनी सफलताओं का सिलसिला शुरू कर दिया। हमने तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर वाले टॉप हम्प 1 से लेकर के हम्प 7 तक कब्जा किया। उसके बाद आगे की लड़ाई 13 जैकरीब ने लड़ी और हमें वापस विड्रॉल कर दिया गया। जैसे हम विड्रॉल होकर के नीचे आए तो हमें 3-4 दिन के बाद दोबारा से एक टाइगर हिल टॉप को कैप्चर करने का आदेश दिया गया। तत्कालीन बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने पूरी बटालियंस को उस टास्क के बारे में डिटेल में ब्रीफ किया, हर जवान को हर टास्क के बारे में बताया। एक नई टुकड़ी घातक प्लाटून को खड़ा किया। उसमें नए जवान जो फिजिकल फिटनेस थे, जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था, कुछ पुराने जवान जिनके पास बहुत अनुभव थे, उनको एकत्रित करके एक घातक प्लाटून का निर्माण किया। हमारी घातक प्लाटून के टीम कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, जो हम टास्क मिला उस टास्क के ऊपर कमांडर ने 4 से 5 दिन तक हमें रिहर्सल करने का मौका मिला। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मुझे उस टुकड़ी के अंदर चुना गया और नंबर 1 स्काउट के तौर पर नियुक्त किया गया। याद आता है वो दिन कि जिस दिन हमने टाइगर हिल पर चढ़ने की तैयारी शुरू करी। 2 जुलाई 99 की रात हमारी पूरी फौज ने उस टुकड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। टुकड़ी की हाइट ज्यादा होने की वजह से हम सिर्फ रात में और अंधेरे में चल सकते थे। दुश्मन दूर तक डोमिनेट किए हुए था। दूर से हमारे सैनिकों को सिर में गोलियां मार रहा था। उन गोलियों की और जो आर्टिलरी के बम दुश्मन हमारे ऊपर डाल रहा था, उनकी परवाह किए बगैर हमारे सैनिक
16,500 फीट ऊंची टाइगर हिल टॉप के ऊपर बर्फीली आंधियों में कदम से कदम मिलाकर के ऊपर चढ़ते जा रहे थे। 3 और 4 जुलाई की रात सुबह 5:30 बजे मेरी टुकड़ी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कदम से कदम मिलाकर के रस्सियों के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। तभी अचानक हमारी टुकड़ी के ऊपर फायर आया। दोनों रिजों के ऊपर से इतना जबरदस्त फायर आया कि मेरी टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल 7 जवान हम ऊपर पहुंच पाए। और 7 जवान जब ऊपर पहुंचे तो बिल्कुल सामने दुश्मन के बंकर। 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उस टुकड़ी वहां पर मौजूद पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार करके उन पोस्टों के ऊपर कैप्चर कर लिया। वहां से जो टॉप टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर ऊपर था, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच चुकी है। तो उन्होंने हमारे ऊपर इतना जबरदस्त फायरिंग किया कि 5 घंटे तक हमारा उनका फायरिंग चलता रहा। लेकिन उनको ये जजमेंट नहीं होने दिया कि हिंदुस्तान के यहाँ केवल 7 जवान हैं। दिन के 10:30 बजे 10-12 जवान की टुकड़ी सिर्फ ये पता करने के लिए आए कि हिंदुस्तान के यहाँ पर जवान कितने हैं। जब वो बिल्कुल नजदीक आए, 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें मौजूद तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उनका 1 या 2 जवान शायद पत्थरों की आड़ लेकर के वापस भागा और उन्होंने ऊपर जाकर के अपने अधिकारियों को बताया कि हिंदुस्तान के 8-10 सैनिक ही नीचे वहां पर मौजूद हैं। उस दौरान सर शायद आपको कुछ गोलियां भी आपके शरीर में लगी थी। जी, तो उस समय जब वो भागे वापस आए, उन्होंने विदिन 30 मिनट के अंदर हमारे ऊपर 35 से 40 आदमियों ने काउंटर अटैक किया। तो पहले तो उन्होंने अपने जितने उनके पास हैवी हथियार थे उनका फायरिंग किया। उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों से प्रहार किया। जब नजदीक आए तो घतगोलों से प्रहार शुरू कर दिया और लास्ट में हमारा और उनका गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर मेरे 6 साथी शहीद हो गए। मैं भी जख्मी अवस्था में था। उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, लेकिन मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हो पाया था कि उनको देख न सकूं या उनकी बातें न सुन सकूं। तो उनका एक अधिकारी हमारे बूट की ठोकरें मार रहा था, गोलियां हमारे जवानों के शरीर के अंदर दगवा रहा था। कुछ देर बाद उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो। तो उनका एक जवान, मुझे याद आ रहा है कि उनका एक जवान गोलियां मार रहा था हमारे शरीर के अंदर और दूसरा वेपन उठा रहा था। जहां पर मैं था वहां पर मेरे 2 साथी और पड़े हुए थे, 4 मेरे दूसरी तरफ थे। तो उसने जब आकर के मेरे साथियों को गोलियां मारी तो शरीर 2-2 फुट ऊपर उछलने लगा। उसने लास्ट बुलेट मेरे सीने के अंदर जब चलाया तो मुझे लगा कि यार अब नहीं बचेगा। उससे पहले मैंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा किया हुआ था, एक दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि अगर इसने सर और छाती में गोली नहीं मारी, चाहे हाथ और पैर क्यों ना काट के ले जाए, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। शायद उस दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ विश्वास की बदौलत आज मैं आप लोगों के सामने भी हूं। जब सीने पे गोली लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मर गया हूं, लेकिन दूसरे ही पल जब मेरा वेपन उठा करके उस साथी वापस मुड़ा तो मेरी आंखें खुली और मुझे लगा कि मैं जिंदा हूं। मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ग्रेनेड से हमला कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों के अंदर खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। उसकी वेपन को उठाया और वहां से फायरिंग शुरू किया। उनमें से 4 आदमियों को मौत के घाट उतारा। उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई और वो वहां से भाग खड़े हुए। 3 से 4 मीटर तक रेंगता हुआ, कभी इधर से कभी उधर से आगे फायरिंग करता हुआ उनको वहां से भगा दिया। तो जो भागते भागते उनके कैप्टन ने हमारे 500 मीटर नीचे एक MMG पोस्ट लगा था, उसको बर्बाद करने के लिए टाइगर हिल की बगल में एक मस्को घाटी जहां पर उनका बेस कैंप था, उसको मैसेज दिया था। मैंने सुन लिया उनका वो मैसेज। मुझे लगा कि वो मैसेज अपने साथियों तक पहुंचाना है। दोस्तों, इतनी बुरी तरह जख्मी अवस्था में होते हुए अब मैं नीचे कैसे जाऊं? तो ये सच है कि हम निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से अगर ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर शक्ति साथ देती है। उस प्रभु ने मेरा सुन लिया। मैंने सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा दूं। जब मैं नीचे जाने लगा तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते से नीचे जाऊं। तो वो कोई शक्ति थी जो मेरे साथ दे रही थी उस टाइम। मैं उस शक्ति के ने बताया, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ लुढ़क जा। मैं नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ जब नीचे पहुंचा तो मुझे आभास हुआ कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूं।
तो नीचे की तरफ देखा, जो मेरे साथी क्रॉस फायरिंग और बम्बारमेंट की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाए थे, वापस विड्रॉल होकर के एमएमजी पोस्ट की तरफ जा रहे थे। तब उन्होंने को आवाज़ दिया, वो साथी मुझे वहाँ से उठा करके लेके गए। उन्होंने फर्स्ट एड दिया, फिर सीओ को रिपोर्ट दिया गया। सीओ ने, जब सीओ के पास मैं पहुंचा तो शाम का वक्त हो चुका था। खून इतना निकल चुका था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी जो है शरीर के अंदर और जान आई। फिर मैंने सीओ को बताया कि सर हमारे साथ ये कहानी हुई है और अभी ये होने वाला है। उन्होंने बोला बेटा कि आप यहाँ से देखिए और यहाँ से देख करके बताइए कि वो दुश्मन टाइगर हिल टॉप के ऊपर किधर है। तो जहाँ पर हमारे कमांडिंग ऑफिसर बैठे हुए थे वहाँ से टाइगर हिल का जो टॉप था वो हेलमेट नुमा, पत्थर के नुमा चमकता था। तब मैंने बताया साहब उसके जस्ट के पीछे उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, दाएं और बाएं साइड के ऊपर उनके जो सपोर्टिंग वेपन है वो लगे हुए हैं। वहाँ से वो जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं। तो फिर एक सवाल सीओ ने ये पूछा, बेटा जवान को जो लड़ने के लिए जाता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? साहब ज़रूरत है उसको फील्ड पट्टी की और अम्यूनिशन की। बोला खाने के लिए साहब ये आधा पैकेट बिस्कुट का है, 2 बड्डे पेयर थे, हम 72 घंटे हो गए, हमने ये आधा बिस्कुट का पैकेट खाया है, भूख ही नहीं लगती। तो साहब जवान को सिर्फ अम्यूनिशन दे दीजिए और फील्ड पट्टी दे दीजिए, बाकी जवान को किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। ये मंजर जो कभी आपको याद आता होगा तो क्या ख्याल आपके मन में आते हैं, क्या सोचते हैं उस समय? मैं सोचता हूँ कि उस समय के जो मंजर थे बहुत दर्दनाक मंजर थे। जो हमारे साथी थे, भाई थे, वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये कि हिंदुस्तान के नौजवान और फौज का एक कर्तव्य है कि वो अपने देश के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा करके इस हिंदुस्तान की मिट्टी को आजाद करते रहे हैं और करते रहेंगे। आइए यादव जी से जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान पाने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। ये एक सैनिक का सपना कहूं या उस ऊपर वाले की एक आशीर्वाद कहूं, ये मेरे पास इस चीज का शब्द नहीं है। लेकिन मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि आज नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आज परमवीर चक्र पाने वाले कितने नौजवान सैनिक हैं। शायद कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस चक्र को पाने वाले बहुत कम सैनिक हैं और टोटल 21 हैं। आज चक्र पाने वाले तकरीबन मरणोपरांत हैं। आज तक 14 को मरणोपरांत और 7 को जीवित मिला है। और आज हिंदुस्तान के अंदर हम केवल 3 जो जवान हैं वो जिंदे हैं, 2 सर्विंग और 1 रिटायर्ड, जिसमें एक मैं हूं। ये एक सैनिक के लिए फक्र है, उसके लिए गौरव है, उस रेजिमेंट के लिए गौरव है जिसको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ये एक ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर। जब एक सैनिक लड़ता है तो उसकी इच्छा नहीं होती है कि उसको परमवीर चक्र मिलेगा, उसको सिर्फ इच्छा होती है कि उसके देश का, उसके रेजिमेंट का तिरंगा वहां लहराएगा। ये उसकी इच्छा होती है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देता है। तो ये ईश्वर की कृपा थी और हमारे जो रेजिमेंट और देश के जो नौजवान साथियों का, इस भारतीय सेना का, जिसका मैं ऊपर गर्व करता हूं और मैं फख्र से कह सकता हूं कि मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट का एक ग्रेनेडियर हूं और हिंदुस्तान की सेना का एक नायक सैनिक हूं। तो ये थे योगेंद्र यादव जी, जिनने बताया कि सैनिक के खून का आखिरी कतरा भी देश के लिए समर्पित होता है। नवीन अय्यर के साथ अमित सोनी, सिटी न्यूज, जबलपुर।